भारत में अगर आप कोई छोटा स्टार्टअप, दुकान या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं तो आप एक दर्द से जरूर गुजरे होंगे। काम तो समय पर पूरा हो गया, डिलीवरी भी हो गई, लेकिन पेमेंट का चेक महीनों तक अटका रहा। इसी परेशानी को दूर करने के लिए संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 3 अगस्त 2026 को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ध्वनिमत से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संशोधन विधेयक 2026 एमएसएमई अमेंडमेंट बिल 2026 पारित कर दिया गया है। ये कानून 20 साल पुराने 2006 के मूल एमएसएमई एक्ट की जगह नए दौर की कारोबारी सच्चाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बिल की अहमियत समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। देश की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का योगदान करीब 31% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 35% और भारत के कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स में इसकी हिस्सेदारी लगभग 48% है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सदन में ये जानकारी दी कि 2014 में जहां इस क्षेत्र को करीब 10 लाख करोड़ रुपयों का क्रेडिट यानी लोन मिला था, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपयों से अधिक हो चुका है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत दी जाने वाली गारंटी भी बीते 4 सालों में बढ़कर 10.47 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। लेकिन जब तक छोटी इकाइयों का वर्किंग कैपिटल फंसे हुए पेमेंट के कारण ब्लॉक रहेगा, तब तक यह लोन भी पूरी तरह से असरदार साबित नहीं हो सकता। 2006 के दौर और आज के 2026 के बिजनेस इकोसिस्टम में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। 2 दशकों में डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बिजनेस, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से बदल गए हैं। पुराना कानून आज की डिजिटल रफ्तार और नकदी की जरूरतों के हिसाब से धीमा पड़ रहा था। वहीं इसी कमी को दूर करने के लिए नया संशोधन बिल लाया गया है, जो कि मुख्य रूप से 3 बड़े मोर्चों पर हमला करता है। डिजिटल पहचान, वर्किंग कैपिटल की तुरंत उपलब्धता और तय समय सीमा के भीतर कानूनी विवादों का निपटारा। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है लिक्विडिटी यानी नगद पैसों की तंगी खत्म करने से जुड़ा है। कानून में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या सीपीएसईएस हैं, वे एमएसएमई सप्लायर से सामान या सेवाएं खरीदने के बाद उनके इनवॉइस का सेटलमेंट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी कि टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के जरिए ही होंगे। अब इसके अलावा राज्य सरकारों को भी यह अधिकार और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने राज्य स्तरीय पीएसयूएस के लिए इसी तरह का अनिवार्य नियम नोटिफाई करें। अब सरल शब्दों में समझें तो टीआरईडीएस एक ऐसा डिजिटल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पेमेंट के इंतजार को खत्म कर देता है। अगर किसी छोटे कारोबारी ने किसी सरकारी कंपनी को 10 लाख रुपयों का सामान बेचा है और कंपनी 90 दिनों में पेमेंट करने वाली है, तो कारोबारी उस इनवॉइस को टीआरडीएस पर अपलोड कर सकता है। वहां पर मौजूद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस बिल को छोटे से डिस्काउंट पर तुरंत कैश कर देते हैं और इससे कारोबारी को पहले ही दिन वर्किंग कैपिटल मिल जाती है और बाद में बैंक उस सरकारी कंपनी से खुद पैसे वसूलता रहता है। यानी कारोबारियों को अपने ही पैसों के लिए महीनों तक वेट नहीं करना पड़ता। अब दूसरा बड़ा सुधार है कानूनी मुकदमों और भुगतान से जुड़े विवादों के समाधान में किया गया है। पहले विवाद होने पर फैसिलिटी काउंसिल के चक्कर काटते काटते सालों बीत जाते थे, लेकिन अब इस कानून ने 90-30-90 का एक सख्त समय चक्र तय कर दिया है। किसी भी विवाद में पहले पेशी के बाद मीडिएशन की प्रक्रिया को हर हाल में 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। अगर मध्यस्थता नाकाम रहती है तो 30 दिनों के अंदर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब इसके बाद दलीलें पूरे होने के बाद 90 दिनों के भीतर अंतिम कानूनी फैसला यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड जारी करना अनिवार्य होगा। यही नहीं, अगर कोई बड़ी कंपनी या खरीदार इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील कर देता है और मामला 6 महीनों से ज्यादा समय तक लंबित रह जाता है, तो अदालत खरीदार को आदेश देगी कि वह तय की गई राशि का कम से कम 50% हिस्सा तुरंत सप्लायर को दे दे। साथ ही खरीदार को अपील दायर करने के लिए कुल रकम का 75% हिस्सा पहले जमा कराना होता है। अब इन सख्त प्रावधानों के अलावा आर्बिट्रल अवार्ड्स को भू राजस्व के बकाये यानी एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूलने का अधिकार जिला कलेक्टर्स को दे दिया गया है। इन सख्त प्रावधानों के अलावा आर्बिट्रल अवार्ड्स को भू राजस्व के बकाये यानी कि एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूलने का अधिकार जिला कलेक्टर्स को दिया गया और इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत एक कानूनी रूप में लागू करने योग्य कर्ज माना जाएगा। अब डिजिटल क्रांति को गति देने के लिए बिल में एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रावधान है, जहां पर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त और स्वैच्छिक होगा। राज्य सरकारें भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकेंगी और केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत इकाइयों को राज्य की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ मिल सकेगा। सरकार ने प्लांट, मशीनरी, उपकरण में निवेश के आकलन को भी
व्यवहारिक बना दिया है। अब प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों पर होने वाले खर्च को निवेश की सीमा से बाहर रखा जाएगा ताकि उद्योग निसंकोच मॉडर्नाइजेशन कर सके। अब इसके अलावा छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों का भी अपराधीकरण यानी कि डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, जिससे जेल या आपराधिक मामलों की जगह सिर्फ अनुपातिक जुर्माना या पहली बार के लिए ही चेतावनी अब दी जाएगी। इस सेक्टर में सामाजिक समावेशिता पर भी ध्यान दिया गया है। आंकड़े तो ये बताते हैं कि एमएसएमई में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़कर 39% तक हो चुकी है और सरकार इसमें महिलाओं के साथ साथ थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर उद्यमियों को भी वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। कागज पर यह कानून एमएसएमई के लिए सुरक्षा कवच की तरह दिखता है, हालांकि इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें इसे अपने पीएसयूएस में कितनी मुस्तैदी से लागू करती हैं और दूर दराज के छोटे कारोबारी टीआरईडीएस जैसे डिजिटल टूल्स को अपनाने में कितने सहज हो पाते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अगर समय पर पेमेंट की व्यवस्था जमीन पर पूरी तरह उतर गई तो यह कानून भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की तरफ जाने में एक टर्बो चार्जर का काम करेगा। अगर ये इन डेप्थ और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप देखते रहें द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।